हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट टाइम हाइड्रोकार्बन स्टार्ट किया था जिसमें हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस की थी। ठीक है, फर्स्ट हमने फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी देखा, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड जिसमें हमने वुड्स रिएक्शन को देखा था, फर्दर हमने फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड से देखा और इसमें हमने कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट आज हमें जो करना है वो हमें देखना है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं वन बाय वन। पहले हम लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और ये हम किसकी पढ़ रहे हैं? एल्केन्स की। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। सबसे पहले अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो हमें पता है इनके बीच में किस तरह की फोर्स होती हैं। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी होती है? वंडरवाल फोर्सेस, दैट इज वंडरवाल फोर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट हम कहते हैं कि जो एल्केन्स होते हैं ये नॉन पोलर नेचर के होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो कार्बन और हाइड्रोजन एंड कार्बन और कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है वो काफ़ी कम आता है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज वेरी स्मॉल। ठीक है, और इसकी इस नेचर की वजह से हम ये कहते हैं कि जो एल्केन्स होते हैं वो नॉन पोलर नेचर के होते हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं अगर हम इसके स्टेट की बात करें, अगर हम इसके स्टेट की बात करें तो हम ये कहते हैं कि जो एल्केन्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं और साथ ही ऑर्डरलेस भी होते हैं। ओके, जो लोअर मेंबर्स होते हैं दैट इज 1 टू कार्बन 4 वो गैशियस नेचर शो करते हैं। ठीक है, और कार्बन 5 से कार्बन 17 तक होते हैं वो लिक्विड नेचर शो करते हैं। एंड जो कार्बन 18 और उससे अबव होते हैं वो सॉलिड नेचर के शो होते हैं। ठीक है, ये तो आ गया उसकी स्टेट के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम ये कहें अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करें, फोर्थ पॉइंट आता है सॉल्युबिलिटी की, और इसमें हम ये कहते हैं कि ये लाइक डिजॉल्व लाइक को फॉलो करते हैं। लाइक डिजॉल्व लाइक फिनोमिना है एक, उसे ये फॉलो करते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये हो गया कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो नॉन पोलर सबस्टांसेस होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होते हैं। नॉन पोलर सबस्टेंस ये कहाँ डिजॉल्व होते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। ठीक है, और जो पोलर सबस्टेंसेस होते हैं वो डिजॉल्व होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में। ठीक है, लाइक डिजॉल्व लाइक फिनोमिना का मतलब ये हो गया कि जो नॉन पोलर सबस्टेंसेस होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं और जो पोलर होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी बात करें बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है, एल्केन्स के बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, बॉइलिंग पॉइंट तो जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट और मॉलिक्यूलर मास का डायरेक्ट रिलेशन आ जाता है। मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, एक बात और, जितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट जितनी ज़्यादा स्ट्रेट चेन्स होती हैं उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। स्ट्रेट चेन यानी कि स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है।
और अगर बात करें ब्रांचेस की, तो जितनी ज़्यादा ब्रांचेस उतना ही कम बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है स्ट्रेट चेन्स का, स्ट्रेट चेन्स का बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचेस के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, इस तरफ हम ले लेते हैं CH3 CH CH3 CH। तो इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रेट चेन का ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो इस तरह से है कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट हम मूव करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की ओर। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा, बहुत इजी है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज से। ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? ठीक है, हम एल्केन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? जैसे कि नाम से पता चलता है कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट हो रहा है। ठीक है, एल्केन में कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट हो रहा है, कोई ग्रुप आ रहा है सब्स्टिट्यूट करने के लिए। मान लो अगर हमारे पास RH है तो यहाँ पर कोई भी ग्रुप आ जाता है। ठीक है, वो इसको सब्स्टिट्यूट करके कुछ और, लेट सपोज हम अगर बात करें ग्रुप, जैसे अगर हम कहें कि RH के पास अगर हेलोजन्स आते हैं और वो इनको सब्स्टिट्यूट करके RH प्लस HX बना देते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं? RX, सॉरी यहाँ पे आएगा RX। ठीक है, तो ये बनाते हैं एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, यहाँ पर किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी? एल्काइल हैलाइड्स की फॉर्मेशन होगी। और ऐसे प्रोसेस जिसमें एल्काइल हैलाइड्स की फॉर्मेशन हो जाती है उस प्रोसेस को हम हैलोजिनेशंस कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर एल्काइल ग्रुप में कोई भी HNO3 ग्रुप आ जाए तो वो नाइट्रो ग्रुप बना देते हैं। ठीक है, वो नाइट्रो एल्केन्स की फॉर्मेशन शो करते हैं, नाइट्रो एल्केन्स। ठीक है, प्लस इसमें से वाटर रिलीज हो जाता है और ऐसे प्रोसेस को नाइट्रेशन कहते हैं। ठीक है, अगर इन सब की बजाय H2SO4 आ जाए और वो सब्स्टिट्यूट कर दे तो वो RSO3H बना देता है, प्लस ये भी वाटर रिलीज कर देता है और ये सल्फोनिक एसिड बना देता है, सल्फोनिक एसिड। और ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं सल्फोनेशन। ठीक है, हम बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। ठीक है, एक X ने इस हाइड्रोजन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया और यहाँ पर एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी। और ऐसा प्रोसेस जिसमें एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होती है उसे हम हैलोजिनेशंस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर यहाँ पर HNO3 ग्रुप आ जाए जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, OH NO2। ठीक है, ये वाटर मिलकर आपस में बाहर निकल जाता है और ये NO2 ग्रुप इसे सब्स्टिट्यूट करते हुए नाइट्रो एल्केन्स की फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम नाइट्रेशन कहते हैं। फर्दर अगर H2SO4 जिसे हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये वाटर मिलकर बाहर निकल जाता है और SO3H जो होता है इसे सब्स्टिट्यूट करते हुए सल्फोनिक एसिड की फॉर्मेशन शो करते हैं। और ऐसे प्रोसेस जिसमें सल्फोनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है उसे हम सल्फोनेशन कहते हैं। एक बात और, ये सब रिएक्शन है ना, जैसे ये रिएक्शन ये होती है लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, ये रिएक्शन हो रही है सनलाइट की प्रेजेंस में, या फिर हम ये कह दें कि ये हाई टेम्परेचर में हो रही है। ठीक है, ये हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस हो रही हैं। ठीक है, तीनों रिएक्शन को देखते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले हम बात करते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शंस की।
सबसे पहले बात करते हैं हम हैलोजिनेशन। ठीक है, हमने देखा क्या है, जब भी कोई हैलोजन अगर सब्स्टिट्यूट करेगा अल्काइल ग्रुप को, अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी तो उसे हम हैलोजिनेशन कहते हैं। ठीक है, कोई भी हैलोजेंस हो सकता है, ये फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है एंड आयोडीन भी हो सकता है। ठीक है, हमें जो बुक में दिया हुआ है वो है क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। ठीक है, हम उसी का मैकेनिज्म देखते हैं, लेकिन इन चारों के बारे में भी देखते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर हम लेते हैं फ्लोरीन को, बहुत छोटा साइज होने की वजह से फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव नेचर का होता है। ठीक है, ये हाईली रिएक्टिव नेचर का होता है और उसकी वजह से क्या होता है कि ये इतनी अच्छे से रिएक्शन शो नहीं करता जितने क्लोरीन और ब्रोमीन शो करते हैं। ये काफ़ी सॉफ्ट नेचर के होते हैं और ये इजीली अपनी रिएक्शन इसके साथ शो कर देते हैं। बात करें अगर आयोडीन की, तो लार्ज साइज होने की वजह से, ठीक है, लार्ज साइज होने की वजह से ये भी इतनी आसानी से रिएक्शन शो नहीं करते और साथ ही साथ ये रिएक्शन कभी भी अकेले शो नहीं करते, ये रिएक्शन शो करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HiO3 HNO3। ठीक है, ऐसे कुछ रिएजेंट्स के प्रेजेंस में आयोडीन क्या करता है, अपनी रिएक्शन शो करता है। अदरवाइज क्या होता है कि ये ऐसे रिएक्शन शो नहीं करता। क्लोरीन और ब्रोमीन बहुत सॉफ्ट नेचर के होते हैं, ये ऐसी रिएक्शन शो कर लेते हैं, लेकिन फ्लोरीन जो होता है बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव नेचर होने की वजह से ये रिएक्शन इतनी आसानी से शो नहीं करता है। और उसी की वजह से हम ये कहते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये डार्क रिएक्शंस हो, डार्क में ये रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, क्लोरीन और ब्रोमीन जो होते हैं ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को। ठीक है, इन दोनों का नेचर बहुत अच्छा और ये किसी के साथ भी मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन की। ठीक है, क्योंकि हमें बुक में वही है, हम देखते हैं अब क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन और यहीं से हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। ठीक है, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास एक मीथेन मॉलिक्यूल है, वो क्लोरीन के साथ अपनी रिएक्शन शो करता है और ये रिएक्शन होती है HNO के प्रेजेंस में या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन, या फिर हम ये कहें कि पेरोक्साइड की फॉर्मेशन हो, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ये फॉर्मेशन होती है। क्यों, जो क्लोरीन है यहाँ पे ये क्या करेगा, होमोलिटिक फिशन शो करेगा और उसके लिए सनलाइट का होना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ से ये इस तरह से करेगा कि ये क्लोरीन एक इसके पास चला जाएगा CH4Cl और यहाँ से HCl जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, HCl बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि जो Cl2 है ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास है। ठीक है, ये एक्सेस अमाउंट में है। जब ये एक्सेस अमाउंट में है तो रिएक्शन तो ये यहाँ स्टॉप करेगा नहीं, फर्दर रिएक्शन CH3, ठीक है, फर्दर रिएक्शन CH3Cl जो है वो क्लोरीन के साथ शो करेगा एंड अगेन ये HNO की प्रेजेंस में ये रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, HNO या फिर सनलाइट हो गया या फिर पेरोक्साइड, इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन शो करेगा क्योंकि ये होमोलिटिक फिशन शो कर रहा है Cl2। अब यहाँ से फॉर्मेशन होगी CH2Cl2 प्लस अगेन HCl बाहर। ठीक है, अब भी क्लोरीन ने यहाँ पर रिएक्शन ख़त्म नहीं की, फिर क्लोरीन दोबारा से इस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन शो करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ द HNO और यहाँ से फॉर्मेशन होगी CHCl3 प्लस HCl। अभी भी क्लोरीन क्या करता है, रिएक्शन अपनी स्टॉप नहीं करता और ये फर्दर अपनी रिएक्शन HNO की प्रेजेंस में करते हुए CCl4 प्लस HCl रिएक्शन शो करता है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास क्लोरीन जो है वो एक्सेस अमाउंट में है। ठीक है, और एक्सेस अमाउंट में होने की वजह से ये रिएक्शन को स्टॉप नहीं कर रहा है, ये रिएक्शन को कंटिन्यू लेते जा रहा है और यहाँ पर बन गया टेट्राक्लोरोमीथेन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक बात और, जो ये 4 स्टेप है ना, ये चारों के चारों स्टेप एक अलग अलग मैकेनिज्म शो करते हैं। ठीक है, चारों के चारों स्टेप, ठीक है, सबका एक अलग मैकेनिज्म आता है और मैकेनिज्म में कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक ही स्टेप में डिफरेंस शो होता है। ठीक है, इन चारों के चारों हम सबसे पहले बात करेंगे CH4Cl2 की। ठीक है, सबसे पहला स्टेप जो हमारा था ये था
CH4 plus Cl2 in the presence of the H or sunlight, then CH3 Cl plus HCl। ठीक है, इसी का हम देखते हैं मैकेनिज्म, इसी स्टेप का। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन मतलब चेन की शुरुआत कहीं ना कहीं से होगी, और इसकी शुरुआत के लिए हमारे पास क्लोरीन है ना, जो HNO की प्रेजेंस में रेडिकल की फॉर्मेशन शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चेन प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन जिसे चेन इलोंगेशन भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये चेन इलोंगेट होती रहती है। देखो कैसे, यहाँ पर है क्लोरीन का रेडिकल, CH4 मॉलिक्यूल अवेलेबल है। ठीक है, ये क्लोरीन का रेडिकल क्या करेगा, इसको टिकने नहीं देगा, इसको बोलेगा तो अपना हाइड्रोजन मुझे दे दे, और ये क्लोरीन को क्या करे, CH3 को अपना बाहर निकाल देगा रेडिकल बनाकर इसको, और HCl जो होता है यहाँ से बाहर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि ये CH3 जो है, यहाँ पर जो CH3 रेडिकल बना, इसने क्या किया, क्योंकि अब ये थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया, इसने क्या किया, क्योंकि क्लोरीन हमारे पास अवेलेबल है, तो इसने इसी क्लोरीन से अब एक क्लोरीन लेकर एक क्लोरीन को बाहर निकाल दिया, CH3Cl प्लस Cl बाहर निकल गया। हम अगर देखें यहाँ पर भी हमारे पास रेडिकल बना, यहाँ पे भी। अब क्या होता है कि जो ये सेकंड स्टेप है ना, फर्दर ये क्लोरीन क्या करेगा, एक नए मिथेन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, फिर से ये स्टेप शो करेगा। अगेन जो रेडिकल बनेगा मिथाइल रेडिकल, वो क्लोरीन से अपना एक Cl लेके फिर से ये स्टेप शो करेगा। दैट मीन्स कि ये जो दो स्टेप्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप, ये बार बार रिपीट होंगे। ठीक है, अगेन फर्स्ट स्टेप चलेगा, अगेन सेकंड स्टेप, और इस तरह से करते करते काफ़ी ज़्यादा लंबी चेन जो है वो बनने लग जाएगी। ये क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन में हम देख रहे हैं कि ये दोनों स्टेप जो हैं बार बार रिपीट होते जा रहे हैं। ठीक है, थर्ड हम कहते हैं चेन टर्मिनेशन। ठीक है, चेन टर्मिनेशन क्या होता है? चेन टर्मिनेशन, टर्मिनेशन से पता चलता है कुछ ना कुछ टर्मिनेट हो रहा होगा, मतलब ख़त्म हो रहा होगा, मतलब जो ये जैसे ये जो रेडिकल्स है ना, इन सबको हम इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, चेन को टर्मिनेट करना है। एक रेडिकल हमारे पास ये है, दूसरा हमारे पास CH3 रेडिकल है, एंड बस। ठीक है, हमारे पास है ये दो रेडिकल। ठीक है, अब ये दोनों रेडिकल क्या करेंगे, कैसे रिएक्शन शो करेंगे? फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो ये है, क्लोरीन अपने ही साथ रिएक्शन शो करके Cl2 की फॉर्मेशन कर देता है। सेकंड, सिमिलरली जैसे क्लोरीन ने किया, ऐसे मिथाइल भी तो कर सकता है। इसने क्या किया, मिथाइल रेडिकल और मिथाइल रेडिकल ने मिलकर अपने साथ रिएक्शन शो की, और इन्होंने CH3 बना दिया। ये भी तो हो सकता है कि आपस में दोनों दोस्ती कर लें और रिएक्शन शो कर लें। ठीक है, फ्रेंडशिप हो जाए इनकी आपस में, तो ये CH3Cl बना देते हैं। इस तरह से हमारी ये रिएक्शन के फाइनल 3 प्रोडक्ट आ जाते हैं। ठीक है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। ठीक है, ये आ जाता है क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन जो हम देख रहे हैं। ठीक है, लास्ट में किस तरह से जितने भी रेडिकल्स हैं वो हमें इसमें इकट्ठे कर लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने जो स्टेप देखा था, ठीक है, ये तो आ गया इस स्टेप का मैकेनिज्म। हम जो इसके बाद एक स्टेप देखा था, उसमें हमने देखा था कि जो CH3Cl है, CH3Cl अपनी रिएक्शन को यहाँ रोकते हुए ये क्या बना देता है, CH2Cl2 और HCl जो है वो बाहर चला जाता है। ठीक है, HCl क्या करता है, बाहर चला जाता है। ठीक है, इस स्टेप में भी क्या है, चेन को शुरू करने के लिए Cl2 अवेलेबल है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि क्लोरीन जो है वो अवेलेबल है, एक्सेस अमाउंट में है। ठीक है, और यहाँ से क्या हुआ कि क्लोरीन रेडिकल की फॉर्मेशन जो है वो होने लग गई। ठीक है, फिर हमने कहा कि जो CH3Cl है, ठीक है, ये अभी रिएक्शन में ही है CH3। ठीक है, ये रेडिकल क्या करेगा, इस पे भी अटैक करेगा। जैसे इसने मीथेन के ऊपर CH4 पे अटैक किया था, उसी तरह से ये क्या करेगा, CH2Cl रेडिकल प्लस इसमें क्या करेगा, HCl बाहर चला जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करेगा,
HCl जो है वो बाहर चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जो ये CH2Cl जो हमारे पास ये रेडिकल बना, ये क्या करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, क्लोरीन अवेलेबल है, ठीक है, इसने इस क्लोरीन से एक लेते हुए CH2Cl2 प्लस क्लोरीन रेडिकल बना दिया, ठीक है। अगेन ये क्लोरीन रेडिकल नए एक मॉलिक्यूल के पास आएगा और फिर से ये यही रिएक्शन स्टेप शो करेगा, ठीक है। जब जहाँ पर फिर से यहाँ पर CH2Cl रेडिकल की फॉर्मेशन होगी और ये अगेन Cl2 से मॉलिक्यूल Cl2 से क्लोरीन लेते हुए एक क्लोरीन की रेडिकल बना देगा। दैट मीन्स जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में देखा था कि जिस तरह से CH4 का जो स्टेप रिपीट हुआ था, CH4 से जब क्लोरीन का रेडिकल बन के CH3Cl बना था और प्लस उसमें से क्या हुआ था कि HCl बाहर चला गया था, इसी तरह से ये स्टेप में भी इसी तरह से हो रहा है, ठीक है, इसी तरह से इसमें भी हो रहा है, ठीक है। जैसे CH4Cl रेडिकल आया था, यहाँ पर इसने CH3 रेडिकल बनाते हुए और प्लस HCl बाहर लिया था, ठीक है, CH3 रेडिकल। जैसे इस स्टेप में हुआ था कि CH3 रेडिकल की फॉर्मेशन हुई थी, उसी तरह से इस स्टेप में क्या हो रहा है कि CH2Cl की फॉर्मेशन हो रही है। अगेन जब ये क्लोरीन मॉलिक्यूल ले रहा है तो क्लोरीन रेडिकल बाहर निकल रहा है। जैसे इसमें क्या किया था कि CH3 ने क्लोरीन से लेके CH2Cl की फॉर्मेशन हुई थी और यहाँ से क्लोरीन बाहर निकल आया था, CH3Cl की फॉर्मेशन हुई थी यहाँ पे, ठीक है, और क्लोरीन जो है वो बाहर निकल आया था। सिमिलरली यहाँ पर भी क्लोरीन जो है वो बाहर आ गया। अगेन ये क्लोरीन मॉलिक्यूल क्या करेगा, एक और मॉलिक्यूल जो अवेलेबल होगा CH3Cl उसके साथ रिएक्शन शो करके दोबारा से ये क्या करेगा, CH2Cl रेडिकल की फॉर्मेशन शो करेगा, ठीक है। वो मॉलिक्यूल दोबारा से क्लोरीन के पास से आएगा, क्लोरीन से एक क्लोरीन लेकर उसे बाहर निकाल देगा ये, ठीक है। अब बात करते हैं चेन टर्मिनेशन, मतलब ये कि जो ये स्टेप हैं, ठीक है, जो ये स्टेप है ये बार बार ये स्टेप रिपीट होते जा रहे हैं, इसीलिए इसे प्रोपोगेशन और इलॉन्गेशन कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं चेन टर्मिनेशन की, और चेन टर्मिनेशन में जितने भी रेडिकल्स हैं सबको इकट्ठा कर लेते हैं, क्लोरीन रेडिकल एंड CH2Cl रेडिकल, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि क्लोरीन, जैसे फर्स्ट में हमने पढ़ा था, क्लोरीन क्लोरीन के साथ बना देगा, CH2Cl CH2Cl की जब मिलेंगे आपस में तो ये बनाएंगे CH2Cl, ठीक है। ये भी तो हो सकता है कि ये दोनों ही आपस में दोस्ती कर लें तो ये बना देंगे कुछ ऐसा CH2Cl2, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पर ये प्रोसेस जो चलता रहेगा। फर्दर जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें भी ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। जो हमारा CH2Cl2 क्लोरीन आकर और यहाँ पर CCl4 बनेगा, सॉरी CHCl3 बनेगा प्लस HCl जो बाहर चला जाएगा, उसमें भी क्या होगा कि ये स्टेप ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये है चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन, जिससे हम इलॉन्गेशन भी कहते हैं। फर्दर हम इसे चेन टर्मिनेशन कह देते हैं, जहाँ पर हम क्या करते हैं, फ्री रेडिकल्स को मिला देते हैं, ठीक है। अगर हम इन स्टेप्स को ध्यान से देखें तो हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन प्रोडक्ट्स में हुई है, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें चेन प्रोपोगेशन में तो फ्री रेडिकल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दैट इज़ रिएक्टेंट्स में भी है एंड फ्री रेडिकल प्रोडक्ट्स में भी हैं, ठीक है। और चेन टर्मिनेशन में सिर्फ रिएक्टेंट्स में आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ नहीं कि यहाँ से हमें कुछ कंक्लूजन निकलता है, ठीक है। और वो कंक्लूजन क्या है, वो ये है कि अगर फ्री रेडिकल सिर्फ रिएक्टेंट में होंगे तब क्या होगा, और अगर प्रोडक्ट में होंगे तब क्या होगा, और अगर दोनों तरफ होंगे तब कौन सा स्टेप होगा, ठीक है। इफ फ्री रेडिकल, अगर फ्री रेडिकल जो है इज अवेलेबल इन प्रोडक्ट, तो कौन सा प्रोसेस होगा, कौन सा स्टेप होगा, सॉरी, चेन इनिशिएशन, ठीक है। एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इन पे, ठीक है। अगर फ्री रेडिकल दोनों तरफ होंगे, इफ फ्री रेडिकल इज अवेलेबल on both side sorry on both side, that is reactant and product, तो देन कौन सा स्टेप होगा,
चेन इलोंगेशन, ठीक है। थर्ड स्टेप ये कहता है कि अगर रेडिकल, फ्री रेडिकल इज अवेलेबल ओनली ऑन रिएक्टेंट साइट, ठीक है, ओनली ऑन रिएक्टेंट साइट, अगर सिर्फ रिएक्टेंट साइट पे ही होगा देन चेन टर्मिनेशन, ठीक है। अगर फ्री रेडिकल सिर्फ प्रोडक्ट में होंगे तो चेन इनिशिएशन, अगर फ्री रेडिकल दोनों तरफ होंगे दैट इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की साइड तो चेन इलोंगेशन, और अगर फ्री रेडिकल जो है रिएक्टेंट साइड पर होंगे सिर्फ देन चेन टर्मिनेशन। ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमें देख के क्या करना, सिर्फ हम देख सकते हैं कि कौन सा स्टेप चल रहा है, ठीक है, ओके। ये तो हमने क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन के बारे में पढ़ा। इसी तरह से इथेन का भी आ सकता है और इसी तरह से प्रोपेन का भी चल सकता है, ठीक है। हमें सिर्फ बुक में क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन है तो हम वहीं तक रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक बात और हमने कहा था, और हाँ सिमिलरली जैसे हमने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाई, ब्रोमीन भी सिमिलरली इसी तरह से रिएक्शन करवाता है, ठीक है। लेकिन हमने एक आयोडीन का केस पढ़ा था, ठीक है। आयोडीन में हमने कहा था कि आयोडीन रिएक्शन इतनी आसानी से शो नहीं करता। पहली बात कि आयोडीन जो होता है ये लार्ज साइज का होता है और उसकी वजह से ये क्या करता है, रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है। और साथ ही साथ ये रिएक्शन जो होता है HNO3 की प्रेजेंस में या HiO3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करता है, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक मीथेन मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसको हम I2 के साथ हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, रिएक्शन रिवर्सिबल है, ठीक है। तो यहाँ से CH3I प्लस HI की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, CH3I प्लस HI यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि जैसे हमने कहा कि HNO3 और HiO3 के साथ रिएक्शन शो करते हैं, लेट्स सपोज ये HiO3 इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कैसे करते हैं कि जो यहाँ पर HI बना ये HI को लेते हुए ये रिएक्शन शो करेगी, यहाँ से एक आयोडीन की फॉर्मेशन तो होनी ही होनी है, ठीक है, ये कंसिडर कि इन्होंने होना ही होना है, प्लस इसमें से वाटर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, H2O तो I2, ठीक है। अगर हम से 5 ऑफ HI ले लें, ठीक है, 6 2 3 ज़र 6 6 2 3 ज़र, ठीक है, हो गया बैलेंस, ओके। तो इस तरह से ये क्या करता है, जो HiO3 होता है ये HI मॉलिक्यूल जो हमारे पास वहाँ पर प्रोडक्ट में बना वहाँ से ये लेकर क्या करता है कि अगेन यहाँ पर देखो कि आयोडीन की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। जैसे HiO3 ने किया ऐसे ही HNO3 भी करता है, ठीक है, ऐसे ही क्या करता है HNO3 भी करता है, ये भी HI लेकर क्या करता है, एक तो इसमें से वाटर की फॉर्मेशन होती है, सेकंड थिंग इज़ दैट इसमें NO2 की फॉर्मेशन होती है, एंड थर्ड थिंग जो मेन है इसमें आयोडीन की फॉर्मेशन भी होती है, ठीक है। बैलेंस कर देते हैं 2 2 2 ट्वाइस ऑफ ऑक्सीजन 3 2 6 2 4 5 6, ओके, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं कि आयोडीन जो है अपनी रिएक्शन ये शो कर सकता है। अगर हम देखें तो यहाँ पर भी क्या हुआ, अगेन आयोडीन की फॉर्मेशन जो होती है यहाँ पे जो रिएक्टेंट में था वो प्रोडक्ट में भी हमें दिख रहा है। मतलब ये कि जो आयोडीन है I2 ये दोबारा से अपनी रिएक्शन जो होता है अपने प्रोडक्ट बनाने लग जाता है, ठीक है, I2 जो है बाहर निकलने लग जाता है। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शंस भी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन कंप्लीट होता है। और एक बात और, जो हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ा था चेन इनिशिएशन में, उसने हमें कहा था कि क्लोरीन और क्लोरीन जो था ब्रेकडाउन होमोलिटिक फिशन हो रही है, यानी कि यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। कौन सा, जो इनिशिएशन प्रोसेस हमने पढ़ा था, ठीक है, जो चेन इनिशिएशन हमने पढ़ा था, चेन इनिशिएशन प्रोसेस वो क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है, एक्सोथर्मिक, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने हीट एब्जॉर्ब की है, ठीक है। सिर्फ क्लोरीन को छोड़ के, फ्लोरीन क्लोरीन एंड ब्रोमीन
तीनों में ये स्टेप एक्सोथर्मिक रहता है। क्लोरीन हम आयोडीन को छोड़ के क्लोरीन और ब्रोमीन में ये क्या कहता है, एक्सोथर्मिक रहता है। आयोडीन के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हमने आयोडीन में पढ़ा कि वो रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी हेलोजिनेशन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन पढ़ेंगे, उसके साथ साथ हम एरोमेटाइजेशन के बारे में देखेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना है। थैंक यू सो मच।